Good morning, everyone. My name is Minali Garg. I am from Advanced UGC NET Coaching Institute. I'm your UGC NET mentor for commerce subject and for paper one also. In this class, we will talk about our journal paper, which is paper one, in which there are 10 modules. So let's start this session with introduction of 10 modules, and then we will discuss research aptitude. So now we can start. जनरल पेपर के अंदर आपकी 10 यूनिट्स आती है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये आपके 10 मॉड्यूल्स इसके अंदर होते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं आपके कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग क्यों पढ़ाया जाता है, टीचिंग के लेवल्स क्या है, टीचर क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय किन चीजों को फेस करता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे लिए जाते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे लिए जाते हैं, मॉक क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ से आ गए हैं, मेथड्स क्या होते हैं टीचिंग के, जैसे आपका रिजल्ट किस बेस पर आता है, कोऑपरेटिव टीचिंग करनी चाहिए, या स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, जैसे स्वयं प्रभा के कितने डीटीटी चैनल्स हैं, उस पर कब कब चीजें आती है, इग्नू क्या होता है, थोड़ा सा इग्नू की डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। एक्चुअली इग्नू जो पार्ट है हमारा वो है हायर एजुकेशन का, लेकिन हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पार्ट यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है आपका, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये लेवल्स कैसे कैसे होते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, हम ये सब कुछ देखते हैं। और आजकल ऑनलाइन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मूक क्या होता है, स्वयं स्वयं प्रभा क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट विच इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, रिसर्च का मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स की रिसर्च होती है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, फंडामेंटल, अप्लाइड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, किस किस टाइप की रिसर्च होती है, रिसर्च के स्टेप्स क्या है। आजकल आप लोग क्वेश्चंस देख रहे होंगे कि लगाने के लिए आ रहे हैं आपके पास कि मेथड्स कैसे कैसे हैं, मतलब स्टेप्स कैसे हैं। अगर मेरे को रिसर्च करनी है तो मेरी हाइपोथेसिस कब मुझे किस स्टेज पे सेट करनी है, मुझे अपना मतलब एक टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको मेथड अरेंज करने हैं, मतलब अरेंज वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद प्लेजरिज्म क्या होता है, मतलब फ्लैग क्या है, कितने परसेंट फ्लैग अलाउड है, कितने परसेंट फ्लैग अलाउड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और रिसर्च एथिक्स क्या है, तो रिसर्च एथिक्स में हमें किस किस बातों का ध्यान देना है, जब हम लिख रहे हैं तो हमें एपीए स्टाइल में लिखना है, एमएलए स्टाइल में होना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि एपीए की फुल फॉर्म क्या है, एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, प्लेजरिज्म 60% रखे, 70% रखे, 10% रखे, 20% रखे। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड्स में से आजकल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कुछ न्यू टाइप की रिसर्च होती है, जैसे पायलट स्टडी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, और आपको उस क्वेश्चन को देख लगाना होता है। आपको पैसेज की वो तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ आपकी जो यूनिट है विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि देखिए, कम्युनिकेशन लगता है इजी यूनिट है, बट ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन अपने आप में वास्ट यूनिट है। अगर हम पहले कम्युनिकेशन को देखें, अब के कम्युनिकेशन में देखें, तो वहां पर डिफरेंस आ गया है। आजकल क्या होता है कि आईसीटी जो आपके यूनिट है उसके अंदर में कम्युनिकेशन को डाल दिया जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो आप मेरे एग्जाम्पल से समझना। जैसे पहले आता था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, इंग्लिश कौन सा था, हिंदी कौन सा था। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते थे प्रेस इंडिया, मतलब ये रेडियो भारती, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। लेकिन अब इस टाइप के कम्युनिकेशन में क्वेश्चन नहीं आते। अब आ जाता है कि आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट्स आ जाते हैं। फिर टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसको कम्युनिकेशन किस टाइप में यूज करना चाहिए। मास मीडिया से इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मास मीडिया का क्या रोल है आजकल कम्युनिकेशन में। जैसे हमारे 4 पिलर्स होते हैं, तो उसमें मास मीडिया का क्या रोल है, सोसाइटी क्या है। तो ये आपको समझना पड़ता है कि
कम्युनिकेशन के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे बैरियर्स आ गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, मतलब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, उसके बात को समझ ही नहीं पा रहा, तो काइंड ऑफ बैरियर क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर बैरियर्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर देखेंगे हम कि सिमेंटिक बैरियर है कि जब आप बोल रहे हो दूसरा आपके बोल को समझ नहीं पा रहा है, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट आता है। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके पार्ट्स आते हैं जैसे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आ गए, जैसे आपने देखा होगा कि कोडिंग एनकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्यू है, क्यू को हम 17 बोलते हैं, या फिर आर है 18 बोलते हैं। तो आपको कोई नंबर लिखा है और उसके बाद एक लिखा है और आपको मैच करना है कि इसकी जगह इसका क्या हो, तो आपको +2 +3 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज में आपके जैसे 1 3 5 7, तो आपको पता है टू टू का डिफरेंस है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी बीच में क्वेश्चन आने लगे थे ऑड वन आउट का कि तीन चीजें आपको सिमिलर दिख रही है और एक अलग है, तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मैथमेटिकल में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि आप लोग मतलब हर टाइप के एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं, चाहे हम एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें। बट प्लस पॉइंट इसके अंदर यही है कि हमारा जो टॉपिक है वो इतना वास्ट नहीं जाता, मतलब क्वेश्चंस आते हैं बट एक पर्टिकुलर टाइप तक रहते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन ये वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आजकल क्या होता है जैसे क्वेश्चंस आते हैं अनुमाना क्या है, हेतुआभास क्या है, अनुमाना से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंट में मतलब माइनर मिडिल टर्म कौन सी होती है, फिर डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। मेनली इसमें हेतुआभास, अनुमाना, इन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं। आप एक स्टेटमेंट को कैसे स्ट्रक्चर करते हो, उसके अंदर माइनर मिडिल टर्म कौन सी होती है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम आता है हमारा क्वेश्चन आता है डीआई से। डीआई बेसिकली आपके अंदर आपको क्या बताता है कि आप जो डेटा बने हुए हैं, जो आपको डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है कि हिस्टोग्राम में, पाई चार्ट में, बार ग्राम में, वो आपके पास बने हुए से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं। हमारे यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी बड़े इजी टाइप से कराया जाता है, जैसे कि आप देखते हो कि एवरेज का क्वेश्चन आता है, लेस देन के क्वेश्चन आते हैं, मोर देन के क्वेश्चन आते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक प्रोपोर्शन कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स आपको हेल्प करते हैं कि किस टाइप से आपको उस क्वेश्चन को इजी फॉर्म में लिखना है, और तब आप जाके फटाफट से क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपका जो डीआई कॉम्प्रिहेंशन है वो 15 से 20 मिनट्स में आप उसको कंप्लीट कर ले, तभी हम एक पेपर वन को एक इफेक्टिव टाइम में खत्म कर पाएंगे, क्योंकि एज यू नो कि 60 मिनट्स होते हैं और आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं। तो जब तक आप टाइम के ऊपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते इतने में। अदरवाइज ये रहेगा कि हमारा पेपर छूट गया है, जो कि एक गलत चीज है। पेपर कभी छूटना नहीं चाहिए, वो एक टाइम को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, तो आपको उस टाइम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आईसीटी। देखिए आईसीटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर मैं बात करूं जनरल एब्रिविएशंस, जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कम्युनिकेशन की जगह कंप्यूटर दे दिया। तो इस टाइप का आपको को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे WWW ये वर्ल्ड वाइड वेब। पहले इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते थे आपके, जिसके अंदर आपके बिट से बाइट क्वेश्चन आ गए, मतलब आपको 8 16 बाइट्स के क्वेश्चन आ गए। आजकल इसके अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं कि आप जैसे हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हो, एक टीचर हो, तो टीचर के अकॉर्डिंग एक्चुअली आईसीटी और आपका टीचिंग यहाँ पर मिक्स हो जाता है। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस को देखने के लिए मिले हैं हमें कि मान लो कबूत ऐप है, वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। आपको क्वेश्चन इजी बनाने हैं, आपको रिसर्च करते टाइम आपको सर्वे किस टाइप से कंडक्ट करना होगा, तो आप माइंड मैपिंग, अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो माइंड मैपिंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, वो एप्लीकेशन किसके लिए यूज की जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ईमेल में सीसी में किसको रखा जाता है, बीसीसी में किसको रखा जाता है, ईमेल क्या होता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हायर एजुकेशन में इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, जैसे शोध गंगा, शोध सिंधु, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। और कई बार ये पार्ट डाल देते हैं आईसीटी में, क्योंकि ये अवेलेबल किसके ऊपर है, डिजिटल इनिशिएटिव है। तो कई बार ये आपकी जो आईसीटी आजकल मिक्स होकर आ जाती है टीचिंग से, मतलब टीचिंग, आईसीटी एंड हायर एजुकेशन, ये तीनों मिक्स मर्ज होकर क्वेश्चन आ जाते हैं। आईसीटी एंड गवर्नेंस क्या है, ये हम देखने को यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको कैसे करनी है, मतलब पता होना चाहिए कि आप एक टीचर हो, एक कॉलेज में लेक्चरर बनने वाले हो, प्रोफेसर बनने वाले हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भी कौन से ऑडियो वीडियो फॉर्म्स होते हैं जिससे कि हम लेक्चर दे सके, डिलीवर कर सके, ये सब कुछ आना चाहिए। इसके बाद हमारा यूनिट आती है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैं इसको वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे फर्स्ट होता है आपका एमडीजी और एसडीजी गोल्स।
तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, बिल्कुल लास्ट पार्ट में आ जाओ। जैसे आप लोग देखोगे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पेरिस एग्रीमेंट, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, आप यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हो। यूएनसीएफएफ, यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे आपने दो क्वेश्चन बनाए, थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, इन चारों पोल्यूशन में से और इनसे होने वाले डिसीज, यहाँ से आप ये क्वेश्चन ले सकते हो। फिर कुछ आके आपके हजार्डियस, हजार्डियस जैसे आपका कुछ रहे, जैसे अर्थक्वेक किस स्केल पे मेजर करते हैं, आपकी ड्रॉट, ऐसा कौन सी है जो जिसका ना आपको बिगिनिंग पता ना एंड पता, ऐसा कौन सी चीज है, तो वो आपका होगा ड्रॉट। तो आपको वोल्केनो कहाँ पर आया या कहाँ कहाँ पर आ सकता है, मतलब वोल्केनो होता क्या है मेनली जनरली। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। आजकल सोलर पैनल का बहुत आ रहा है, क्योंकि जब से आईएसआर हुआ है, आईएसआर मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तब से क्वेश्चन आपके सोलर में से भी बहुत बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी, कितनी कंट्रीज थी, कब हुई थी, कब कौन सी कन्वेंशन कब चल रही है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी जो यूनिट है विच इज हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपके किस टाइप से आते हैं कि भाई हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कितनी आप पढ़ा कौन कौन है, जैसे एमएचआरडी है। एमएचआरडी क्या है, यूजीसी क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, कब से आपका नेट पेपर कंडक्ट होने लग गया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेन आता है आपका यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुई थी, यूजीसी में कितने लोग होते हैं, 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी। कौन से जैसे आपका अगर मैं बात करूं एंशियंट टाइम में, मतलब गुरुकुल टाइम पर क्या पढ़ाई की जाती थी, पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है। उसके बाद आपके विक्रमादित्य किस चीज के लिए फेमस है। उसके बाद है कि इवेल्युएशन कैसे हुआ, जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था हायर एजुकेशन का सिस्टम, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस आए, और उससे भी पहले क्या आते हैं एंशियंट टाइम में हायर एजुकेशन कैसे कराई जाती थी वहां पर। अगर बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, क्या वहां पर बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, या बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पहले पढ़ाई कैसी होती थी, कन्वेंशनल क्या है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं, टेक्निकल चीजें कैसी पढ़ाई जाती है, स्किल बेस्ड चीजें कौन कौन सी होती है, ये यहाँ पर इस चीज का फोकस किया जाता है। भाई टेक्निकल बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं, नॉन टेक्निकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे एआईसीटीई है आपका, एक्रेडिटेशन काउंसिल्स है, नैक क्या होता है आपका, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एनएबी क्वेश्चन, एनएबी का आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का आपका हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आते हैं। ये थी हमारी 10 की 10 यूनिट, जिसके अंदर हमने आपको डिस्क्राइब किया कि 10 यूनिट्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं और 10 यूनिट्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये जितनी ही देखने में इजी लग रही है, क्वेश्चन का पूछने का फॉर्म बिल्कुल ही उसके अपोजिट होता है। हम पढ़ते क्या और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जैसे आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो देखो, व्हाट इज रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो देखो रिसर्च क्या है। Research is defined as the creation of new knowledge and the use of existing knowledge in a new and creative way to generate new concept। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है रिसर्च के अंदर, जहां पर आप न्यू नॉलेज बनाते हो, मतलब रिसर्च किसी चीज को दोबारा करना, और जो आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करते हो और न्यू कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर पाते हो। ओके, अब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक, मतलब आपको एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि पहले आपने हाइपोथेसिस बना ली या पहले आपने लिटरेचर रिव्यू बाद में करा, हाइपोथेसिस पहले डेवलप कर ली, मतलब आपको एक सिस्टम क्लियर होना चाहिए। रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपकी अनबायस्ड रिसर्च होनी चाहिए। आप अगर बायस रिसर्च करो तो उसका मतलब है कि आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, नो। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपकी जो रिसर्च है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, उसके अंदर किसी टाइप की बायसनेस लेके आपको काम नहीं करना। रिसर्च शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब है कि आपको उसमें आपने अच्छे से लॉजिक दिया हो कि मेरी हाइपोथेसिस ये सही है या ये गलत है, तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट डेटा है उसको प्रूव करने। रिसर्च शुड बी रिडक्टिव, रिड्यूस होनी चाहिए, मतलब आप इतनी चीजें लिख रहे हो, ऑल्दो आप डेटा प्रेजेंट करो, लेकिन आपकी जो रिसर्च है वो रिडक्टिव होनी चाहिए कि आपने इतनी सारी चीजें करके एक ही चीज प्रूव करने की कोशिश किया है। तो रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। रिसर्च शुड बी रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि आप उसको रिपीट कर सके, हर जगह वो लग सके, रेप्लीकेबल होने चाहिए। उसके बाद रिसर्च शुड बी जनरलाइज आउटकम्स। जनरलाइज आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिसर्च निकल के आया है उसके जो रिजल्ट्स है वो जनरलाइज होने चाहिए, मतलब यहाँ भी लग रहे हैं और वो अदर जगह भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस जगह लग रहे हैं उसके बाद नहीं लग रहे, नो। इट शुड बी जनरलाइज होने चाहिए आउटकम्स।
आपके मतलब अगर आपने रिसर्च फाइंडिंग्स की, आप बोल रहे हो कि यार इस सेक्टर पे लग रहा है, तो ये नहीं कि दूसरे सेक्टर पे नहीं लगना चाहिए। तो आपको फाइंड आउट में बताना चाहिए कि ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये यूज होगा, और जिस पर्टिकुलर सेक्टर में हर जगह लग रहा है। ओके, अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम देखते हैं। जैसे अब चाइल्ड फर्स्टली लर्न्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस थिंग्स। एक बच्चा है, पहले वो चीजों के बारे में डिफरेंशिएट करना सीखता है कि मैन, वुमेन, एनिमल्स, बर्ड्स, एंड लेटर ऑन ही यूनिफाइज दिस डिफरेंशिएट कॉन्सेप्ट टू फॉर्म अ सिंगल कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉल्ड देखो, उसने सीखा कि मैन के अंदर डिफरेंसेस है, वुमेन के अंदर ये डिफरेंसेस है, एनिमल्स ऐसे होते हैं, इसको बर्ड्स बोलते हैं। तब उसने क्या करा, डिफरेंस से कॉन्सेप्ट बनाया, उस चीज को क्या करा, जनरलाइज किया कि सारे मेंस ऐसे ही होंगे, सारे वुमेन्स ऐसे ही होंगे, सारे एनिमल्स ऐसे ही दिखते हैं, सारे बर्ड्स ऐसे ही दिखते हैं। तो इसने कॉन्सेप्ट बनाया और उसको क्या करा, जनरलाइज कर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जनरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, आप लोग ट्राई करना, जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन विद साइंटिफिक रिसर्च इज, साइंटिफिक रिसर्च क्या है, डेटा ड्रिवन, रेप्लिकेबल, वेरीफेबल और सब्जेक्टिव। अभी जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन होगा कैसे। देखो, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च हमें डेटा ड्रिवन भी होती है, राइट, हमें डेटा पता पता चलता है, रेप्लिकेबल भी होनी चाहिए, उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, करेक्ट, एबीसी सही बैठ रहा है, कि डी पॉइंट है या नहीं। देखो, अब हमें जो हमने पढ़ा था उसी में हमें देखना है कि रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब अनबायस्ड और सब्जेक्टिव का मतलब बायस्ड। मतलब मैं अपनी हाइपोथेसिस बनाते समय प्रूव ही करके मुझे ये प्रूव करना है, मैं सफिशिएंट डेटा लाऊंगी, अदरवाइज मुझे अपनी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी रिसर्च क्या रखनी चाहिए कि मैं इस पर ट्राई कर रही हूँ, मे बी मेरी रिसर्च सही भी हो, मेरी रिसर्च गलत भी हो, लेकिन मेरे पास डेटा प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एबीसी। आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, रेप्लिकेबल होनी चाहिए और वेरिफिकेबल होनी चाहिए। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। देखिए, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि रिसर्च कितने टाइप्स की होती है। देखो, रिसर्च बहुत टाइप की होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी क्या होती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी क्या होती है और फिजिबल स्टडी क्या होती है। और उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस लगाने की ट्राई करें। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना। देखो, हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, कि वो सिचुएशंस को देख रहे हैं और उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। सपोज मैं जिम के बाहर जाती हूँ और ये देखती हूँ कि यार लोग किस टाइम पर आते हैं, जैसे मैंने देखा कि एक्टर एक्ट्रेस किस टाइम पर प्रेफर करते हैं आना, क्या वो दिन में आ रहे हैं, क्या वो शाम को आ रहे हैं, क्या वो रात को आ रहे हैं। कि मतलब मैंने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें सजेस्ट किया कि भाई फिल्म एक्टर एंड एक्ट्रेस दे प्रेफर टू कम जिम इन एट नाइट बिकॉज दे हैव अदर प्रेफरेंसेस एज वेल। तो मैंने केवल एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, केवल देखा और उसके बेसिस पे लगा दिया। तो देखो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ रिसर्च used to describe a situation, subject, behavior, or phenomenon. It is used to answer question of who, what, where, and how associated with a particular research question or problem. कि ये लोग क्या, कैसे, कब, कैसे, मतलब कहाँ पर एक क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेकंड होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब क्या करना है, एक्सप्लेन करना। वो बताता था हु, व्हाट, वेयर एंड हाउ, ये बताता है व्हाई, ये क्यों है। जो आपको बताता है कि इट कैन सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज एन अप्रोच यूज टू डिस्कवर डिटेल्स अबाउट व्हाई समथिंग अकर्स, क्यों चीजें हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डेप्थ स्टडी तक इसके अंदर की जाती है। रिसर्च के अंदर आपको रूट कोज बताती है कि रिसर्च क्यों की जा रही है। फिर गैप्स किए जाते हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, मतलब ये रिसर्च क्यों ही करनी है, या इसके बीच में ये क्यों ही है। जब आप वाई टाइप के क्वेश्चन का आंसर देखते हो तो वहां पर आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल में आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, आपके दो टाइप के वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, और आप उनके रिलेशन को स्टडी करोगे। देखो, it is a study that strictly adhere to a scientific research design. It includes a hypothesis, a variable that can be manipulated by the researcher, and variables that can be measured, calculated, and compared. Most importantly, experimental research is completed in a controlled environment. देखो, आप experimental research क्या करोगे, एक environment के अंदर create करोगे जहां पर आप एक hypothesis बनाओगे, variables के दो variables। सपोज मैंने देखा कि अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो इसका आपकी नींद पे क्या इफेक्ट पड़ता है,
तो एक क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप इन दोनों के बीच में स्टडी करोगे, तो वहां पर आप उसको मैनिपुलेट भी करोगे, बढ़ा के भी देखोगे, कम भी करके देखोगे। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। ओके, एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या हुआ, जो आप किसी चीज के में डेप्थ में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हो। नाम से ही पता चल रहा है, जब आप एक स्टडी को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो। ये क्यों हुआ था वो तो हमने देख लिया, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तो आप कौन सी रिसर्च करते हो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो। एक आपकी नई टाइप की रिसर्च हुई है, फिजिबल स्टडी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, इसको फिजिबल स्टडी बोलो, पायलट स्टडी बोलो। इसके अंदर क्या होता है, और फिजिबल स्टडी आस्क वेदर समथिंग कैन बी डन, शुड बी प्रोसीड विद इट, और इफ सो हाउ। मतलब फिजिबल स्टडी की, मैं जिस पे स्टडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या उस पर स्टडी की भी जा सकती है, क्या मुझे उसके लिए एविडेंस मिलेंगे। तो आप क्या करते हो, एक पायलट स्टडी करते हो। फिजिकल स्टडी का ही दूसरा नाम पायलट स्टडी होता है। इसके अंदर आप एक पॉपुलेशन को लेते हो, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके देखते हो कि आगे मुझे इसके लिए एविडेंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या मेरा टॉपिक सही है। इसको चेक करने के लिए फिजिबल स्टडी, फिजिबल मतलब स्टडी करना फिजिबल है भी या नहीं। तो आप थोड़ा सा क्या करा, पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, उस पर स्टडी करी और फाइंड आउट किया कि मैं इस पर रिसर्च कर भी सकती हूँ या नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिबल स्टडी। और दूसरा नाम क्या होता है, आप बोलते हो उसको पायलट स्टडी। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि अब पायलट क्वेश्चन आया हुआ है, अब पायलट स्टडीज ऑल्सो पॉइंट। देखो, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि पायलट स्टडी का दूसरा नाम क्या हो गया, फिजिबल स्टडी। फिजिबल मतलब आप पायलट स्टडी में अगर देख पा रहे हो कि भाई मैं, ये फिजिबल है भी नहीं मेरे लिए टॉपिक, तो ये कौन सी स्टडी हुई, फिजिबल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द रिसर्च मेथड which focus on establishing causal relationship with control among variables independent, moderate and dependent is called। जब आप वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हो तो वो कौन सी रिसर्च है। देखो, अभी तक जो हमने रिसर्च पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखो, एक्सपेरिमेंटल में आप क्या कर रहे हो, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हो। जैसे इस मेडिसिन का आपकी नींद पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपको कॉजल रिलेशनशिप आप चेक करो, तो ये कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि एक्सपोस्ट फैक्टर क्या हुआ। देखो, एक्सपोस्ट फैक्टर का मतलब होता है कि जो चीज हो चुकी है और हम फाइंड आउट करते हैं कि क्यों हुआ, उसके लिए होती है एक्सपोस्ट फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से, कि एक डॉक्टर के पास एक बच्चा गया, मतलब एक बच्चा गया और वो बोलता है, मैं सर सर मेरे पेट में बहुत दर्द है, प्लीज देखिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपने क्या खाया, अच्छा मोमोज खाए। तो वो क्या कर रहे हैं, पीछे से चालू कर रहे हैं चेक कर, मतलब उसने मोमोज से ट्राई करा, अच्छा आपके साथ ये दिक्कत हुई होगी, तो उसको बोलते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। ओके, और जब रिलेशनशिप बता रहा हूँ तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर गेन्स फेमिलैरिटी विद द फिनोमिनन टू अचीव विद न्यू इंसाइट इनटू इट। तो ये क्या हुआ कि जो वो क्या करना चाह रहा है, एक्सप्लोर करना चाह रहा है, न्यू फिनोमिना को ढूंढना चाह रहा है कि जिससे कि और चीजें पता चल सके। तो वो क्या हो गया आपका, डिस्क्राइब नहीं कर रहे, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जिसमें और उसे नई चीज से देख रहे हो, मतलब एक चीज जो हो चुकी है और आप उसको अलग टाइप से देख रहे हो, तो वो कौन सी हो गई आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको पूरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया था कि आपका पेपर वन कैसे कैसे होता है और पेपर वन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, और हमने थोड़ा कोशिश करी थी समझने की रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि लिखा कुछ और होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपको केवल उसके अंदर सिर्फ चीजें समझनी है कि इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू।